Mongia Steel presents this selection. नमस्कार, वोट यात्रा पर नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। झारखंड के चुनावी मैदान में हर नेता अपनी जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हम हर दिन किसी न किसी नेता के साथ उनकी वोट यात्रा पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि कैसे होती है उनकी दिनचर्या शुरू, कैसे होती है उनकी चुनावी सभाएं, कैसे वो बैठकें करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, कैसे जीत के मंथन को अंजाम देते हैं। तो आइए हमारे साथ आज वोट यात्रा पर नेताजी कार्यक्रम में होंगे झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर की दिनचर्या पर नज़र डालेंगे, उनके साथ दिन भर होंगे, उनकी चुनावी सभाओं पर नज़र होगी और वो कैसे जीत के लिए मंथन करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, उस पर भी नज़र डालेंगे। आइए ओम प्रकाश माथुर के आवास हम चलते हैं। नाश्ते के टेबल पे ओम प्रकाश माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा कम ही नज़र आता है कि ओम प्रकाश माथुर के निजी ज़िंदगी की कोई तस्वीर मिलती हो। ओम प्रकाश माथुर सभाओं में हमारे साथ होते हैं, बैठकों में हमारे साथ होते हैं। अक्सर हम उनको मंथन करते हुए देखते हैं, पार्टी के विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करते हुए देखते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि निजी ज़िंदगी में वो किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं, सभाओं में जाते हैं, बैठकों में जाते हैं और जो भी पार्टी की एक्टिविटी होती है, एनर्जी कहाँ से उनको मिलती है, यानी कि नाश्ता उनका कैसा होता है। भाई साहब, आपकी चुनावी यात्रा कैसी चल रही है? काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है। निश्चित रूप से, और जिस प्रकार से इस बार कार्यकर्ताओं ने तय किया है और हर बूथ को मजबूत करने का सबसे बड़ा काम है कि हमने बूथ पर ध्यान दिया है और उसका लाभ नीचे दिख रहा है। और प्रचार की दृष्टि से भी बीजेपी बहुत आगे है। लगभग कोई भी फर्स्ट फेज में ऐसा नहीं जहाँ दो 3 सभाएं हमारी हर सीट पर नहीं हुई हो। प्रधानमंत्री जी की भी 2 रैली हो चुकी, अगली बार 3 तारीख को आ रहे हैं, उसमें सेकेंड फेज के दृष्टि से आ रहे हैं वो। तो लगातार चुनाव की दृष्टि से 4-5 तरह के अलग अलग विंग्स बना के अलग अलग दृष्टि से लगे। हर लोकसभा सीट पर हमने एक सीनियर एमपी हमारा, जो ज़्यादातर बिहार, बंगाल या उड़ीसा, वो परमानेंट पिछले 2-3 महीनों से होमवर्क कर रहे हैं। तो तैयारी की दृष्टि से, जिसको मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि टेक्निकल वर्क और पॉलिटिकल वर्क दोनों बहुत समान रूप से, और जनता का नीचे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। माथुर जी, हमको तो काफ़ी हम लोगों को कम वक्त मिलता है आपके साथ निजी जिंदगी में कुछ चीज़ें शेयर करने की। नाश्ते में आप क्या कुछ लेते हैं? पसंद क्या है? शाकाहार आपको पसंद है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और जनरली दूध दलिया या नमकीन दलिया, ताकि दिन भर में अगर दिन में भोजन भी नहीं मिले तो ये इतना कैलोरी आ जाती है। और कभी कभी पोहे ले लेता हूँ, कभी कभार पराठे की तरफ जाता हूँ। बाकी दूध दलिया और पोहे जनरल मेरा नाश्ता रहता है। दोपहर का भोजन? दोपहर का भोजन कई बार टूर में साथ बन जाता है, कई बार मिलता नहीं मिलता वहाँ होता है, लेकिन दोपहर के भोजन की चिंता कम रहती है। आप काफ़ी बैठकें करते हैं, काफ़ी मंथन करते हैं और ये माना जाता है कि आप जिस स्टेट में जाते हैं आपका वक्त काफ़ी वहीं गुजरता है, आप लंबे समय तक टिकते हैं। वहाँ आपकी क्लास होती है, एक तरीके से कहें पाठशाला होती है कार्यकर्ताओं की। आप एक एक बिंदु पर काफ़ी मेहनत करते हैं। झारखंड पार्टी जब दायित्व देती है किसी प्रभार का तो बहुत सोच समझ कर देती है। प्रभार का मतलब यानी हमको वहां जाकर के छोटी छोटी चीजों को वहां के कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए, जो हमारी वहां की लोकल टीम है, उसमें सामंजस्य बना करके आगे बढ़ाना। और प्रभारी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि वो वहां की लोकल टीम का हेडमास्टर नहीं बने जाके। और मैं 2001 में जब मुझे पहली बार मध्य प्रदेश भेजा गया तो वहां पे भी मैंने परमानेंट कैंप किया। और जब तक आप परमानेंट कैंप नहीं करते तो एक तो कार्यकर्ता का पहचान नहीं बना पाते। अब मैं कब 2001 से 3-4 तक एमपी चुनाव तक रहा मध्य प्रदेश, आज भी वहां के कार्यकर्ताओं से सजीव परिचय है। उससे पहले मैं
साल भर के लिए उत्तराखंड गया था, कुशावाऊ थे प्रभारी, लेकिन अस्वस्थ हो गए थे तो मुझे भेजा था। तो वहां की सारी सीटों में मेरा, आज भी प्रत्येक सीट का कार्यकर्ता अगर सहयोग से दिल्ली आता है तो मिलता है। तो एक तो वहां की टीम में आत्मीयता बन जाती है, दूसरा वहां की टीम में एक नया उत्साह पैदा होता है कि चलो हमारी सारी चीजें ठीक करने के लिए स्वयं, और जब कार्यकर्ता के बराबर हम भी खड़े होते हैं, जैसे जिला अध्यक्ष के साथ अगर मान लो मैं खड़ा हूं आधा घंटा, तो स्वाभाविक उस जिला अध्यक्ष की, मंडल अध्यक्ष की गति बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरा शुरू से स्वभाव है, चाहे गुजरात रहा, चाहे महाराष्ट्र रहा, चाहे मैं यहाँ हूं, जहां भी रहा हूं, मैं लगातार वही कैंप करके मेरा रहने का स्वभाव है। और क्योंकि वर्षों तक किसान संघ का काम किया जी, हमारे संघ की ओर से जो भारतीय किसान संघ चलता है, तो लगभग 10-11 वर्षों तक, और किसान संघ के फाउंडर लोगों में था मैं, दत्तोपंत ठेंगड़ी। तो गांव में जाने का, गांव के लोगों के साथ बैठने का, ये सारी शुरू से स्वभाव, और स्वयं एक गांव का रहने वाला हूं। आज भी मेरे गांव में 800 वोट भी पूरे नहीं है, वहीं रहता हूं मैं ज्यादातर, जब भी मौका मिलता था रहता हूं। तो इसलिए गांव के लोगों से राजनीति में मौका मिल जाता है कि आप परिवार, समाज के साथ, गांव के साथ? नहीं, मेरा खेती में बहुत रुचि है, तो मैं मौका लगते ही खुद खेती कर, खुद, हाँ, स्वयं आज भी मौका चलता है जब मैं, तस्वीरें कुछ हमने देखी थी कि आप मैं खुद ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ अभी भी, और खेती में। और मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में वाटर हार्वेस्टिंग का खुद ने, वर्षा का पानी इकट्ठा कर, मेरे खुद ने तालाब बना रखे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम है। और आज से 25 साल पहले से मेरी टोटल कहना चाहिए बागवानी ड्रिप पर है, नींबू वगैरह सारे ड्रिप पर है। और मैंने एकदम 50 के टेम्परेचर में मैंने आम पैदा किए वहां। तो खेती में भी मौका लगता है, मैं दिल्ली से चला जाता हूँ, 2 दिन खेती देखता हूँ, फिर आ जाता हूँ वापस। कृषि बजट की बात करें, आपने खेती की बात की, तो कृषि बजट की बात करें तो केंद्र सरकार ने साइज बड़ा किया। जब मोदी जी आए सरकार में तो उन्होंने कई कृषि बजट पे ज़्यादा फोकस किया और कृषि के मद में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए। इस बार झारखंड में भी खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है, आपके मैनिफेस्टो में भी चर्चा की गई है। तो झारखंड में ये चर्चा होती है कि पूर्वी प्रदेशों में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है। पूर्वी प्रदेशों में जैसे हरित क्रांति पश्चिमी क्षेत्र में आई, पूर्वी प्रदेश अभी भी अछूते हैं और खेती में जिस तरीके से विकास होना चाहिए, किसानों का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। वो दुर्भाग्य रहा कि पिछले 68 वर्ष तक किसान की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मोदी जी ने बजट तो बढ़ा ही बढ़ाया। और जैसे आप झारखंड की बात कर लो, मैं कहता हूं झारखंड, अब पूरा हिंदुस्तान का तो मैं मार्किंग नहीं कर सकता, लेकिन झारखंड का स्वयं वर्षा के पानी से इतनी अच्छी सब्जी पैदा करता है। आप अगर मौका लगे तो यहाँ के मटर टेस्ट करके जाना, वो शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक मटर है, कोई उसमें वो फर्टिलाइजर नहीं उपयोग करते। इतना मीठा मटर, हमारे राजस्थान में चौमू का मटर प्रसिद्ध है जो विदेशों तक जाता है, लेकिन यहाँ जो जनरल मटर भी बाजार, और यहाँ मैं कहता हूँ झारखंड का किसान जितनी सब्जी पैदा करता है, तो थोड़ा सा इनको इंसेंटिव देने की जरूरत है। यहाँ जैसे पॉली हाउस बहुत कम दिखते हैं, ग्रीन हाउस बहुत कम दिखते हैं, खेती की ओर ध्यान कम है। तो पहले दिन से आपने देखा होगा कि रघुवर दास जी ने लगभग हर गांव में तालाब बनवाए। उसके पीछे भाव यही है कि तालाब से पानी इकट्ठा और पानी से वाटर लेवल बढ़े और सिंचाई कर सके। तो हमने ओम प्रकाश माथुर जी से बातचीत की, निजी जिंदगी पर कुछ प्रकाश डाला, सार्वजनिक तौर पे वो किस तरीके से तैयार होते हैं, उनकी सभाओं के लिए कहाँ से एनर्जी मिलती है, शाकाहारी हैं और जो भी नाश्ते में मिलता है, कभी कभी नाश्ता ऐसा होता है कि वो पूरा दिन गुजार लेते हैं, कभी कभी दोपहर का भोजन भी इस व्यस्तम कार्यक्रम में होता है। तो आगे हम चलेंगे ओम प्रकाश माथुर के साथ चुनावी सभाओं में और देखेंगे कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, किस तरीके से पार्टी की जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश माथुर का चौपर तैयार है, लेकिन एक सवाल करते हैं। माथुर जी, ये सरकार लगातार ये दलील देती रही कि आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के लिए उनकी सरकार ने काम किया है, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो आदिवासी, पिछड़े और दलितों के सपने थे वो अभी पूरा नहीं हुए। देखिए, पिछड़े विपक्ष क्या कहेगा हमारे बारे में?
जितना काम इन पिछले 6 वर्षों में केंद्र की सरकार और 5 वर्षों में राज्य की सरकार जो किया है, तुलना कर ले अपने 70 साल के शासन को या 19 वर्षों को छोड़ दे, इससे पहले जो सरकारें रही और अब जो रघुवर दास जी ने किया वो तुलना करें। इसलिए विपक्ष के पास कुछ ऐसे मुद्दे नहीं है, हमारे खिलाफ बोलने को कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार के फालतू के मुद्दे जनता को भ्रमित करने के अलावा उनके पास नहीं है। अब वोटर समझ चुका है कि हमें विकास की ओर जाना है और वो निश्चित विकास पे अपनी मोहर लगाने वाला है। माथुर जी, हमेशा कहा जाता है और आपकी सरकार कहती है कि प्रदेश को स्कैम फ्री किया आपने, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, इस सरकार में ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले आए और पूरी सरकार में इस तरह के मामले आते रहे। 5 साल में एक भी ऐसा मामला नहीं आया। मैं कहता हूँ इतनी अच्छी ईमानदार सरकार झारखंड बनने के बाद कोई नहीं बनी जो हमारी रघुवर दास बनी। इसलिए रघुवर दास पे ये आरोप तो कोई लगा ही नहीं सकता, या इस सरकार पे आरोप कोई नहीं लगा सकता कि हमारी सरकार का कोई, नहीं तो अब तक तो पता नहीं कितना तूफान मच गया होता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगाते हैं, जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन आरोप लगाते हैं। उनके पास काम क्या है? पहले वो स्वयं अपने गिरबान में झाँक के देखे कि उन्होंने किस तरह से लूटा है। इसलिए ये सब मिथ्या बातें हैं, एक जनता में भ्रम फैलाना। जब स्वयं इतना सारा भ्रष्टाचार किया है तो उनको लगता है कि ये बात चलाओ, हम इसीलिए बिछड़ गए। ये ऐसा कोई जनता में ऐसा माहौल नहीं। माथुर जी, इस चुनाव में बीजेपी के लिए मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे या आप जो विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं हर राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, तो क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके का मुद्दा है? सिर्फ विकास का मुद्दा रहेगा। चुनावी मुद्दा सिर्फ केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं जो विकास किया है वही मुद्दा रहेगा। लेकिन कश्मीर का भी मुद्दा उठ रहा है, एनआरसी का मुद्दा उठ रहा है। आपने भी कहा कि एनआरसी का मुद्दा हम उठाएंगे, झारखंड विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा रहेगा। क्या नहीं उठा? क्या हम राष्ट्रवादी नहीं है? क्या कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानना चाहिए? तो ये मुद्दे भी उठेंगे, लेकिन चुनावी मुद्दा विकास रहेगा। अमित शाह आए तो उन्होंने मंदिर का मुद्दा उठाया कि कांग्रेस ने इस मामले को लटकाए रखा। क्यों नहीं उठेगा? विकास, अमित शाह का पूरा भाषण में कश्मीर याद क्यों रहा? राम मंदिर याद क्यों रहा? उन्होंने जो विकास की यात्रा की नहीं, वो क्यों नहीं याद रहेगी? और अब सीधे गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन होगा और जो स्ट्रेटजी होगी विधानसभा चुनाव की उस पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को वो ट्रेंड करेंगे, जो मुद्दे लेकर क्षेत्रों में जाने हैं उस पर बात होगी। और सीधे अब यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन की तरफ हम लोग बढ़े। सरकार जब उपलब्धियां गिनाती है तो ये भी गिनाती है कि नक्सलवाद का खात्मा हुआ है, नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन हमने देखा कि लातेहार में घटना हुई, पलामू में घटना हुई और लोहरदगा में भी छिटपुट घटनाएं हुई नक्सल की। देखिए, सरकार ने कहा है कि नक्सलवादों पे लगाम लगी है, अंतिम पड़ाव पर है, ये बात भी सही है। लेकिन अभी एकदम से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, ये कहना गलत होगा। एक किसी ने नहीं कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अभी कह के गए कि हमने काफी कुछ लगाम लगाई है, लेकिन घटनाएं हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 से पहले कितनी घटनाएं होती थी, और वो तुलना करोगे तो आंकड़े आपके साथ सरकार के आंकड़े हैं, कितनी कैजुअलिटी हो रही है, कितना एक मात्रा अभी 14 से लगाकर लातेहार की परसों जो घटना हुई है वो एक हुई है सिर्फ, जिसमें 4 कैजुअलिटी हुई है। उससे पहले कोई घटना नहीं घटी। अब छुटपुट घटना तो घटी रही है, और इसलिए चुनाव आयोग का सही डिसीजन था कि झारखंड के चुनाव 5 चरण में कराए जाए। जब झारखंड ने ये डिसीजन लिया चुनाव आयोग ने कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होंगे, उस वक्त भी विपक्ष की ये दलील थी कि 1 चरण में चुनाव होने चाहिए। जब सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि नक्सलवाद अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है, तो आखिर 1 चरण में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उनके जो दावे, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग पे कोई भी उंगली उठाता है ना, वो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए उठा रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं चुनाव आयोग नहीं है जहां इतने बड़े लोकतंत्र का बहुत ही
तरीके से चुनाव संपन्न कराता। इसलिए चुनाव आयोग का जो भी फीडबैक, मैंने पहले भी कहा है, जो फीडबैक है चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पे मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने जो निर्णय किया है बहुत सही किया है और वो आपको दिख भी रहा है कि कितना सही निर्णय था। इसलिए विपक्ष के पास हमारे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है और विपक्ष इन फालतू की बातों को उठा रहा। विपक्ष ये कभी नहीं कह रहा कि हम झारखंड के लिए करेंगे, हमारा डेवलपमेंट रोड मैप ये है, हमारे बारे में ये कहा जाए, वो कुछ नहीं उठा रहा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं या चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं, तो ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा प्रश्न है यहाँ, क्योंकि उनके पास हमारे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। माथुर जी, आपने कहा कि विकास के काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, कुछ विरोधी भी आपके मानते हैं कि सड़कें बनी है, बिजली गांव में पहुंची है। हालांकि वो क्रेडिट देते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी केंद्र की, उन्होंने जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितना काम हुआ, NH में काम हुआ, उन्हीं सारी चीज़ों का अभी नतीजा दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर लगातार विपक्ष हमले करते रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर और भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं। विपक्ष ये भी कहता है कि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया, बल्कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको आगे करती रही है। देखिए, विपक्ष क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अच्छा है वो तुलना करे, उससे पहले की सरकार कब की बता रहे, 68 वर्षों की सरकार का काम देख ले और हमारे 6 साल का कह दे। और केंद्र में अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लीड कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो क्यों नहीं आप बोलेंगे। और रघुवर दास जी की सरकार और पिछले बाकी 12-13 सालों की सरकार, वो तुलना कर दे। और इसलिए विपक्ष के हर विषय का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। और मैं बता दूं, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का जवाब वहां का मतदाता देता है, तो वो तो 23 तारीख को जवाब मिलेगा सबको। मतदाता जवाब देगा। आप अकेले ही मैदान में उतरे हैं और 65 पार का टारगेट रखा है आपने। आपके सामने कांग्रेस, JMM और RJD का गठबंधन है। गठबंधन कोई चैलेंज है? क्योंकि बिहार में भी जब महागठबंधन हुआ था, पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ पहली बार रास्ता रुका था, जो मोदी लहर था वो बाधित हुई थी। देखिए, ये गठबंधन किस तरह का गठबंधन है? अभी 2 महीने पहले कहाँ थे, क्या क्या थे? तो ये गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है। एक जनता को, मतदाता को वंचिका देने का गठबंधन है, स्वार्थों का गठबंधन है। और अभी भी क्या बिखर रहा है उनको भी पता है, उनके लोग कहाँ भटक रहे हैं ये भी उनको पता है। उनकी पार्टी जो जो गठबंधन में आए उनके भी लोग उनके साथ नहीं है। और इसलिए कांग्रेस और JMM एक हुई है, लेकिन धरती पे कहीं एक नहीं दिख रही है। फिर भी वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। जनता पे भरोसा है हमको, जनता हमारे साथ रहेगी। ओम प्रकाश माथुर धनबाद के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे हैं, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ हर नेता बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको चार्ज कर रहे हैं, उनको विभिन्न मुद्दों से लैस कर रहे हैं। और यहाँ कोशिश है ओम प्रकाश माथुर की कि चुनाव में जो मतदान हो उनकी पार्टी के फेवर में हो, इसके लिए कार्यकर्ता चार्ज रहे। विभिन्न मुद्दों पर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, कैसे विरोधियों के हमले झेलने हैं, कैसे विरोधियों के बीच जाना है उनको, और किस तरीके से अपने मुद्दों को रखना है। ओम प्रकाश माथुर बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं धनबाद। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो टी-शर्ट पहने हुए हैं जिसपे बीजेपी का सिंबल है, प्रत्याशी की तस्वीर है। दिन हो या रात, राज सिन्हा आपके साथ राज सिन्हा रहे हैं 5 साल। हाँ, पक्का रहे हैं, पानी दिए हैं, बहुत कुछ हमारे मोहल्ले के लिए किए हैं और पूरे धनबाद के लिए भी किए हैं। विश्वविद्यालय जो है राज सिन्हा का ही देन है, हम लोग का कॉलेज खुला है जो राज भैया का ही देन है। तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, पब्लिक भी ये बात कह रही है जो आप बात कह रहे हो? हाँ, पब्लिक भी कह रही है, पब्लिक भी कह रही है। और ये पता है कि पब्लिक को जान रहे राज भैया जितना किए हैं, दूसरे विपक्ष का पार्टी कुछ भी नहीं किया। लेकिन आप क्षेत्र में जाते होंगे तो विरोधी दलों के भी कार्यकर्ता मिलते होंगे, वो तो कई मामलों पे आपको नहीं दिए। वो 5 साल अभी तक दिखाई नहीं दिए। अब जब चुनावी स्तर आई तब वो आने लगे कि हमको भी जीतना है, इसलिए अभी आए।
5 साल तक सिर्फ राज सिन्हा ही घूमे हम लोग के बीच में, पब्लिक के बीच में। कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जिस पर बीजेपी की सरकार ने काम किया, आपके प्रत्याशी उम्मीदवार ने काम किया? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य रूप से काम किया है। जैसे यहाँ भूमि अधिग्रहण बिल लाए, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी पानी और बिजली की धनबाद में, जो लगभग समाप्ति के कगार पर कर दिए। माननीय विधायक जी और सांसद जी के दोनों कार्यकाल जो चला है डबल इंजन की सरकार ने, धनबाद को जितना हो सके 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पानी बिजली की समस्या समाप्त हो गया, और जो स्टूडेंट की जो समस्याएं थे, माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के द्वारा आज हम लोग के बीच में विनोद बिहारी महतो के रूप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी मिल गया। नहीं तो रांची हजारीबाग चक्कर लगाते रहते, अगर कोई सर्टिफिकेट खो गया, कुछ हो गया, अब ये आराम हो गया, घर के बगल में कॉलेज है। इससे स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ये युवा कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न मुद्दों पर लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं। हमारे टीम में भी कहीं न कहीं इंप्यूनिटी के भाव थे। मन में भाव था कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में 2013 में कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उनको इंचार्ज बनाया गया। और जैसे ही, क्योंकि मुझे गुजरात की नब्ज पता थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का जैसे ही हमने दौरा तय किया और नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश भर का प्रवास तय किया, जनता का जो रेस्पॉन्स मिला नीचे से, जनता के जो भाव मिले नीचे से, धीरे धीरे एक वायुमंडल बनने लगा देश में। और 30 साल के बाद 2014 के चुनाव में कोई अकेली पार्टी बहुमत देकर के आई, तो आप सब कार्यकर्ताओं की कृपा से 3 साल में 14 में हम सरकार बनाई। वहीं नहीं रुके, उसके बाद मुझे यूपी का चार्ज दिया गया। बीच में घुमा, मंडल से जब मेरा प्रवास हुआ तो मैंने कार्यकर्ता की नब्ज पहचानी। जनता पार्टी ओम प्रकाश माथुर अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के बाद उनको बीजेपी का झंडा पकड़ा रहे हैं और इन झंडों के साथ क्षेत्र में रवाना होने का संदेश दे रहे हैं, जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी को जो टारगेट अचीव करना है 65 पार का, कार्यकर्ताओं को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीत का मंत्र दे रहे हैं।